नमस्कार दोस्तों, हमारे शिक्षा सोपान के चैनल पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये प्लेटफॉर्म आपको ऑनलाइन माध्यम से, एक डिजिटल माध्यम से आप तक शिक्षा एजुकेशन जो है उसको आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। और इसके अंतर्गत हमने स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत, स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत और कंपटीशन एग्जाम के तैयारी के लिए भी हमारे यहाँ पर आपको जो एजुकेशन से संबंधित मैटर है वो आपको उपलब्ध कराया जाता है। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को, शिक्षा सोपान के नाम से जो चैनल है अभी जो हमने नया बनाया है, आरएमएस इंस्टीट्यूट का जो चैनल है, उस पर आपकी स्पेशल एजुकेशन की जो क्लासेज हैं वो आपको यथावत मिलती रहेंगी। लेकिन यदि आप साथ साथ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे शिक्षा सोपान का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको इसके साथ साथ जो आपकी कंपटीशन की जो तैयारी है वो भी आपकी कंप्लीटली चलती रहे। तो चलिए हम देखते हैं आगे हमारा स्पेशल एजुकेशन का जैसा कि आपको पता है कि हमारा स्पेशल डीएड आईडीडी सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे हैं उनका हमारा 8वां पेपर इस समय कंटिन्यू है। और 8वें पेपर में हमारी 3 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और आज हम यूनिट नंबर 4 यहाँ पर आपके सामने पढ़ने वाले हैं। और यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत जो है वो हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 अंग्रेजी पढ़ाना। हम इसके अंतर्गत आपको पढ़ेंगे अंग्रेजी पढ़ाना। अंग्रेजी पढ़ाने में आपको यहाँ पर 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.5 यूनिट तक हमको इस सब के अंतर्गत पढ़ना है, जिसमें 4.1 में हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में अंग्रेजी की भूमिका, 4.2 में पढ़ेंगे अंग्रेजी पढ़ाने के उद्देश्य, 4.3 में पढ़ेंगे अंग्रेजी पढ़ाने के विभिन्न दृष्टिकोण और तकनीक, 4.4 में अंग्रेजी सीखने के लिए बुनियादी कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कौशल ये सीखेंगे। और 4.5 में शब्दावली और व्याकरण पढ़ाना, ये हम 4.5 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो हम 4.1 से शुरुआत करते हैं और एक एक चीज को जो भी हमें परीक्षा की दृष्टि से आपको जरूरी है या परीक्षा में काम आने वाली है उसको हम यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। आपके पास में पढ़ने का मैटर पूरा है। आपको जो चीज यहाँ पर समझाने वाली है वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी की आपको थ्योरी जो है वो पढ़ते रहना है, थ्योरी को आपको पढ़ते रहना है। तो 4.1 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में अंग्रेजी की भूमिका। दैनिक जीवन का मतलब होता है कि जो हम सुबह से लेकर शाम तक का जो हम जीवन जीते हैं, जिसमें आपको कहाँ पर जाना है, कहीं पर आना है, पढ़ाई करनी है, आपको किसी से बात करनी है, तो इस दैनिक जीवन के अंतर्गत हमारी जो अंग्रेजी की भूमिका है वो क्या होती है ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, भाषा हमारे संचार का प्राथमिक स्रोत है। आपको पता है कि जो हम विचारों का संचार करते हैं, मेरी बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आपकी बात मुझ तक आ रही है, ये हमारे विचारों का क्या है, आदान प्रदान है। और इस विचारों के आदान प्रदान के लिए हमको किसी भाषा की आवश्यकता होती है। वो भाषा चाहे हिंदी हो सकती है, चाहे वो भाषा अंग्रेजी हो सकती है, चाहे वो भाषा आपकी संस्कृत हो सकती है या कोई अन्य भाषा हो सकती है। कोई भी भाषा हो सकती है, लेकिन वो भाषा आपके लिए क्या है, जरूरी है। किसके लिए? विचारों का संचार करने के लिए, हमारी बात को दूसरे तक और दूसरे की बात को हम तक पहुंचाने के लिए।
इसमें आपको लिखा कि दूसरे के साथ जो विचार हैं उनको हम साझा करते हैं और इन विचारों को साझा करने के लिए हमारे संसार में अनेक प्रकार की हजारों भाषाएं हमारे संसार में मौजूद हैं और उन भाषाओं के द्वारा हम अपनी बात को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद भी लोगों के द्वारा, लाखों लोगों द्वारा अनेक प्रकार की बोलियां भी बोली जाती हैं जो एक क्षेत्र विशेष की होती हैं। बोलियां हमारी किसकी होती हैं, क्षेत्र विशेष की होती है। अंग्रेजी हर किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, अंग्रेजी भाषा ऐसी है कि हर आदमी को चाहिए, हर आदमी के जीवन में उस अंग्रेजी का एक विशेष महत्व होता है। अब हम सोचेंगे भाई जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए अंग्रेजी का क्या महत्व है, तो भैया अनपढ़ लोगों के लिए भी अंग्रेजी का महत्व होता है। कभी कभी उनको ये बात समझ में आती है कि भाई अंग्रेजी का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। आज हमारे पास अंग्रेजी होती तो हम इस काम को कर लेते, आज हमारे पास अंग्रेजी का ज्ञान होता तो हमें ये नुकसान नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें अंग्रेजी के ज्ञान नहीं होने के कारण जब हमको उसका नुकसान उठाना पड़ता है तो उस समय ये चीज़ें हमको पता चलता है। लेकिन हमारे यहाँ पर हिंदी क्या है, हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग हिंदी और अन्य भाषाएं बोलना नहीं जानते। हमारी राष्ट्रीय भाषा तो हिंदी है, लेकिन हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलना नहीं जानते हैं। वो किसी अन्य भाषाओं का सहारा लेते हैं, अंग्रेजी का सहारा लेते हैं। यदि उनको अपने विचार दूसरे तक पहुंचाने तो वो अंग्रेजी भाषा का जो है वो सहारा लेते हैं। हर किसी की क्या है, अपनी मातृभाषा होती है और उस मातृभाषा के द्वारा वो अपनी बात को दूसरे लोगों तक रखते हैं। मातृभाषा का प्रयोग वो अपने विचारों के आदान प्रदान करने में करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमको आगे मिला कि औपनिवेशिक युग के बाद आपको पता है कि हमारा देश जो है वो पहले अंग्रेजों के गुलाम था और इस गुलामी के बाद पूरे भारत में बहुत कम वक्ताओं 1% द्वारा अंग्रेजी का उपयोग किया जाता था। हिंदी को अभी भी प्राथमिकता दी जाती थी। मतलब उस समय हमारे देश में 1% लोग ऐसे थे, कितने प्रतिशत, 1% लोग ऐसे थे जिनको क्या होता था, अंग्रेजी का प्रयोग करते थे और ज्यादातर लोग किसका प्रयोग करते थे, हिंदी का। क्योंकि अंग्रेजी इंग्लैंड की औपनिवेशिक शक्ति की याद दिलाती है, लेकिन इस दौरान इसके प्रचार और उपयोग का विरोध हुआ। अपनी विदेशी और औपनिवेशिक प्रकृति के कारण अंग्रेजी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक नहीं बन सकी। अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषा लाने की प्रवृत्ति 1920 के दशक से ही राष्ट्रवादी विचारधारा का हिस्सा दी। उस समय हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजी भाषा को जो हमारे अंग्रेज थे, जो औपनिवेशिक युग जिसको हम बोलते हैं, वो अंग्रेज हमारे देश में अंग्रेजी भाषा को लाने का पूरा उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वो अंग्रेजी जो है वो अस्मिता का प्रतीक नहीं बन सकी। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अंग्रेजी जानने वाले कितने लोग थे, 1% लोग थे, इसलिए उनकी ये बात जो है वो सफल नहीं। भारत में मातृ शिक्षा और राष्ट्रीय भाषाओं का मूल्य और अस्तित्व अभी भी चिंता का विषय है। आज भी यदि हम बात करें भारत में कि मातृभाषा और हमारी क्या है, राष्ट्रीय भाषा, इनका मूल्य, इनकी कीमत, इनका महत्व आज भी जो है वो हमारा अस्तित्व चिंता का विषय है। चिंता का विषय मतलब आज भी हमारे देश में सभी लोग पूर्ण रूपेण हिंदी का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए ये चिंता का विषय है। इसी क्रम में बोर्ड ने सुझाव दिया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली उन निचली कक्षाओं को पढ़ाने के लिए स्थानीय भाषाओं को भी नियोजित किया जाना चाहिए। मतलब जहां पर हमारे छोटे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनको वहां की जो मातृभाषा है उस मातृभाषा में पढ़ाने की आवश्यकता है। जब हम उनको उनकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो बच्चे जो हैं अपनी मातृभाषा को सीखेंगे। यहाँ पर आपको आगे दिया कि अंग्रेजी में अच्छी तरह से पारंगत नहीं है और जिनकी संख्या उच्च वर्ग के भारतीयों से अधिक है। जो क्या है, अंग्रेजी में पारंगत नहीं है, अंग्रेजी को जो लोग नहीं जानते हैं उनकी जो संख्या है वो उच्च वर्ग के भारतीयों से अधिक है। उच्च वर्ग के जो लोग हैं
वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। यह उपमहाद्वीप पर शिक्षा के माध्यम के रूप में स्थानीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी के उपयोग की शुरुआत थी। गर्गीस 2006 1857 में बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास, अब क्रमशः मुंबई, कोलकाता और चेन्नई विश्वविद्यालयों की स्थापना के बाद अंग्रेजी उच्च बौद्धिक गतिविधियों के लिए प्रमुख माध्यम बन गई। उस समय आपको पता है कि मुंबई को बॉम्बे बोलते थे और कलकत्ता को इस समय कोलकाता बोला जाता है और मद्रास को चेन्नई बोला जाता है। तो इन शहरों में किसकी व्यवस्था की गई, स्थापना की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और वहां पर अंग्रेजी जो है वो उच्च बौद्धिक गतिविधियों के लिए प्रमुख भाषा बन गई। उच्च बौद्धिक का मतलब कि यदि आपको किसी व्यक्ति को अच्छी बुद्धि वाला, ऊंची बुद्धि वाला व्यक्ति मानना है तो उसके लिए अंग्रेजी आना बहुत जरूरी था। भारत में अंग्रेजी के कार्य, भारत में अंग्रेजी के कौन कौन से काम हैं, तो देखिए कौन कौन से काम है। यदि अपन इसमें बात करते हैं कि भारत में अंग्रेजी के कौन कौन से कार्य है, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहला काम है अंग्रेजी का सहायक कार्य। कौन सा कार्य है? सहायक कार्य। सहायक कार्य का मतलब हिंदी भाषा में जो काम होता है और यदि उसके लिए किसी अन्य भाषा की सहायता चाहिए तो यहाँ पर सहायक के रूप में हमारी जो अंग्रेजी विषय है वो काम करती है। इसको हम कभी कभी पुस्तकालय की भाषा भी कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि पुस्तकालय की भाषा कौन सी है तो आपका जवाब होगा अंग्रेजी। पुस्तकालय की भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। इसका उपयोग मुख्य रूप से संचार के बजाय ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जिससे निष्क्रिय दुभाषियों को बढ़ावा मिलता है। इसका उपयोग जो है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब ये पूरक कार्य। पूरक कार्य का मतलब अंग्रेजी का उपयोग प्रतिबंधित आवश्यकताओं जैसे पर्यटकों के साथ दैनिक बातचीत के लिए किया जाता है। मुख्य रूप से अस्थिर दुभाषियों द्वारा उपयोग किया जाता है। आपको पता है कि यदि कोई भी पर्यटक जो होते हैं ये हमारे देश में आते हैं और इनको हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं होता है और मैं माना कि या तो कोई दुकान करता हूँ मैं, या कोई टैक्सी चलाता हूँ, या मैं उस पर्यटक से संबंधित मेरा उससे या उसका मुझसे कोई काम है तो मुझे वहां पर अंग्रेजी भाषा का होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में मैं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान यदि मुझे होगा तो मैं इस पूरक कार्य को कंप्लीट कर लूंगा, मतलब मैं उससे बातचीत कर सकता हूं। एक पूरक कार्य हो गया जैसे सामाजिक संदर्भों में मातृभाषा के स्थान पर अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। इस फंक्शन के परिणाम स्वरूप ये दुभाषी बनते हैं। यदि आपको कोई सामाजिक काम करना है और सामाजिक संदर्भ में आपको मातृभाषा केवल आती है और मातृभाषा में हो सकता है वहाँ के लोग या अन्य लोग जो हमारी इसको देख रहे हैं वो लोग हमारी मातृभाषा को नहीं जानते हो, तो उनको भी हम अंग्रेजी के द्वारा अंग्रेजी का प्रयोग करके और उनको समझा सकते हैं। एक कार्य आ गया यहाँ पर समतुल्य कार्य। अंग्रेजी सभी डोमेन में एक वैकल्पिक भाषा है। एमबी लुंगी अल इस फंक्शन के उपयोग करता है। इसमें एक वैकल्पिक भाषा है अंग्रेजी। वैकल्पिक भाषा का मतलब होता है अनिवार्य नहीं है, आपको आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। ये एक ऑप्शनल भाषा के अंतर्गत आती है। ये हमारी 4.1 यूनिट के अंदर है। आप देख रहे हैं कि इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। 4.2 यूनिट जो है आपकी अंग्रेजी को पढ़ाने के उद्देश्य, मतलब अंग्रेजी क्यों पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी को पढ़ाने के पीछे लोगों का क्या उद्देश्य है, एक शिक्षक का क्या उद्देश्य है अंग्रेजी पढ़ाने के पीछे। तो ये यहाँ पर अपन को देखना है कि सबसे पहले डॉक्टर BS ब्लूम शैक्षिक उद्देश्य वांछित लक्ष्य परिणाम है जिस पर निर्देश दिया जाता है। शैक्षिक उद्देश्य, वांछित लक्ष्य या परिणाम। हमारी जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य है शैक्षिक उद्देश्य, मतलब शिक्षा का स्तर आपको अच्छा करने के लिए हमको अंग्रेजी का ज्ञान जो है वो दिया जाता है। उद्देश्य का अर्थ क्या हो गया? बहुत कम समय के लिए एक उद्देश्य प्राप्त करना, जबकि लक्ष्य को अधिक समय में प्राप्त करना। लक्ष्य और उद्देश्य में यहाँ पर आपको अंतर दिया गया है कि लक्ष्य जो होता है इसमें आपको
समय जो होता है ये अधिक लगता है, समय अधिक लगता है। और यदि बात करते हैं अपन किसकी, उद्देश्य की, तो उद्देश्य में आपको समय कम लगता है, उद्देश्य में समय कम लगता है। यदि आप कम समय के अंदर आप किसी उद्देश्य को, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो हालांकि दोनों शब्द पर्यायवाची हैं, लेकिन समय का फर्क है। उद्देश्य कम समय में संपन्न हो जाता है, जबकि लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने में अधिक समय लगता है। इसके उद्देश्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होने चाहिए, उद्देश्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और उस कार्य का आपका क्या उद्देश्य है ये आपको डिसाइड करना है, तो आपका जो उद्देश्य है ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। कहने का मतलब आपका उद्देश्य जो है वो साइकोलॉजिकल तरीके का होना चाहिए। उन्हें शिक्षण की सामग्री के अनुसार होना चाहिए। शिक्षण की सामग्री आपके पढ़ाने के लिए आप टीचिंग मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, तो शिक्षण सामग्री के अनुसार आपका उद्देश्य होना चाहिए। उन्हें छात्रों की जरूरतों और हितों को पूरा करना चाहिए। जो उद्देश्य आपने निर्धारित किए हैं वो आपकी छात्रों की जरूरत और छात्रों के हितों को पूरा करने वाला होना चाहिए, तो वो उद्देश्य जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अगला है इसमें कि वे विद्यार्थियों की आयु और मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। विद्यार्थी की एज क्या है, विद्यार्थी का मानसिक स्तर क्या है। मानसिक स्तर को आप जानते हैं, हम इसको IQ लेवल के रूप में हम इसको बोलते हैं। IQ लेवल, IQ लेवल यदि बच्चे का, आपको पता है कि डिसेबिलिटी भी किसके द्वारा नापी जाती है। यदि किसी बच्चे को आपको बताना है कि ये बच्चा ID बच्चा है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, बौद्धिक रूप से दिव्यांग है, तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे, आप उसकी पहचान करेंगे IQ लेवल से। IQ लेवल किससे निकाला जाता है, मानसिक और शारीरिक आयु के द्वारा, मतलब वास्तविक आयु और मानसिक आयु। यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु अधिक है और मानसिक आयु कम है, तो उस बच्चे का IQ लेवल जो होता है वो ऋणात्मक होता है। और यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु कम है, मानसिक आयु अधिक है, तो उसका IQ लेवल प्लस में होता है, मतलब उसकी बुद्धि अधिक काम करती है। आपको पता है कि इसमें 70 से नीचे यदि किसी बच्चे का IQ लेवल होता है तो उसको हम क्या मानते हैं, बौद्धिक रूप से दिव्यांग मानते हैं। तो आपके मानसिक स्तर के अनुसार हमारा उद्देश्य होना चाहिए। उन्हें छात्रों के व्यवहार को बदलने में सहायक होना चाहिए। छात्रों का व्यवहार कैसा है, छात्रों के व्यवहार को बदलने में वो सहायक होने चाहिए। किसी भी विषय का शिक्षण तभी अधिक उपयोगी और अधिक व्यवस्थित होता है जब शिक्षक उस विषय की शिक्षा के उद्देश्य और मूल्यों से पूरी तरह अवगत हो। क्योंकि किसी भी शिक्षण का मूल सिद्धांत है जाने कि आप क्या करते हैं और केवल वही करें जो आप जानते हैं। थॉमसन और वाट 1952 के अनुसार अंग्रेजी सीखने के 4 विशिष्ट उद्देश्य थे। अब तक हमने उद्देश्य पढ़े, लेकिन ये हैं आपके विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य और किसके द्वारा है, थॉमसन और वाट 1952। पहला उद्देश्य था कि बोली जाने वाली अंग्रेजी को समझने के लिए। यदि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको अंग्रेजी बोल रहा है और यदि उसकी बात आपको सुननी है, उसकी बात आपको समझनी है, तो आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है तो ही आप उसकी बात को समझ सकते हो। दूसरा उद्देश्य हो गया अंग्रेजी बोलने के लिए, यदि आपको उसकी बात को समझ करके आपको उसको कोई रिप्लाई देना है, आपको उसकी बात का जवाब देना है, तो भी आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। लिखित अंग्रेजी समझने के लिए यदि आपके सामने कोई अंग्रेजी में कुछ लिखा गया है या आपको अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ दिया गया है तो आप उसको पढ़ सकें, इस उद्देश्य से आपको अंग्रेजी सीखना बहुत जरूरी है।
और नंबर 4 है अंग्रेजी लिखने के लिए। यदि आपको कोई अंग्रेजी लिखने के लिए बोले तो आप अंग्रेजी लिख सकें, इसके लिए आपको अंग्रेजी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगला टॉपिक आपका आता है सुनने का कौशल। श्रवण कौशल का अर्थ है बोलने पर अंग्रेजी समझने की क्षमता। यदि आपको ये समझना है कि श्रवण कौशल क्या होता है, सुनने का कौशल क्या होता है, तो आपको यहाँ पर बताया गया कि बोलने पर अंग्रेजी को समझने की क्षमता। यदि कोई भी व्यक्ति हमसे अंग्रेजी बोल रहा है तो हम उस अंग्रेजी की भाषा को हम समझ रहे हैं। यदि हम समझ रहे हैं तो समझने की जो क्षमता है वो आपका क्या है, श्रवण कौशल कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है, श्रवण कौशल आपका कहलाता है। क्या कहलाएगा, श्रवण कौशल। इस प्रकार अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य विद्यार्थियों को सामान्य दैनिक अंग्रेजी भाषा को सामान्य गति से समझने में सक्षम बनाता है। अंग्रेजी भाषा को सामान्य गति से समझने में आपको सक्षम बनाएगा। यदि आपको अंग्रेजी का ज्ञान है तो आप अंग्रेजी भाषा को सामान्य गति से समझ जाएंगे। मतलब जिस प्रकार से आप नॉर्मल हिंदी या अन्य भाषाओं को समझते हैं उसी प्रकार से आप इसको भी समझ जाएंगे। उन्हें जो कहा जा रहा है उसे समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें क्या समझाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, उसके लिए उसको प्रशिक्षित किया जाएगा। अगला इसमें है बोलने का कौशल। ये तो आपने सुनने का कौशल पढ़ा, अब है आपका बोलने का कौशल। बोलने का कौशल, बोलने के कौशल में आप अपन देखते हैं स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल मतलब बोलने का कौशल, सही और आसानी से अंग्रेजी बोलने की क्षमता। वहां पर हमने सुनने की क्षमता और यहाँ पर आपको आसानी से अंग्रेजी बोलने की क्षमता यदि आपके पास है या बोलने की क्षमता आपको लानी है तो आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। विद्यार्थी को अंग्रेजी शब्दावली पर अधिकार होगा और सही स्वर और उच्चारण की समझ होगी और इसे नियमित अभ्यास से धीरे धीरे हासिल किया जा सकता है। यदि आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सही स्वर और उच्चारण की समझ आपको बढ़ानी पड़ेगी। और यदि आपको उच्चारण और आपको सही स्वर की समझ आपके अंदर आ रही है या है तो आपको क्या होगा, अंग्रेजी बोलने में आपको परेशानी नहीं होगी और धीरे धीरे आप अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं। इसके बाद है आपका पढ़ने का कौशल। इसका अर्थ है लिखे जाने पर समझने की क्षमता। यदि कोई भी आपको लिखकर दे देता है तो आपके पास में यदि अंग्रेजी का ज्ञान है तो आप उसको पढ़कर क्या कर लेंगे, समझ लेंगे। और इस पढ़कर समझने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं, पढ़ने का कौशल कहते हैं। ठीक है, विद्यार्थी को पहले सरल और गैर तकनीकी अंग्रेजी समझने का कौशल हासिल करना चाहिए। सबसे पहले विद्यार्थी को चाहिए कि वो सरल सरल अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना सीखे और जब वो सरल सरल अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ना सीखेगा तो उसको आसानी से उसका ज्ञान हो जाएगा। अगला कौशल है आपका लेखन कौशल। अगला कौशल है आपका लेखन कौशल, मतलब लिखने का कौशल। ये कैसा कौशल है, लिखने का। हाई स्कूल छोड़ने पर छात्रों को सही अंग्रेजी लिखने में सक्षम होना चाहिए। ये आपको अंग्रेजी बोलने में, आपको समझने में, लेकिन इसके बाद आपको अंग्रेजी लिखने में भी आप सक्षम होने चाहिए। आपकी अंग्रेजी लिखने में भी अच्छी होनी चाहिए। इसमें क्या करना है, वे अपने व्यक्तिगत अनुभवों, रुचि, आवश्यकताओं के विषय पर सरल अंग्रेजी में सही ढंग से लिखने में सक्षम होते हैं। वो व्यक्ति क्या होते हैं, अपने व्यक्तिगत अनुभवों, रुचि, आवश्यकताओं के विषयों पर सरल अंग्रेजी में सही ढंग से लिखने में सक्षम होते हैं। कौन, जिनको लिखने का कौशल जिनके पास में होता है, ऐसे बच्चे। ऐसा माना जाता है किसी भाषा को पढ़ाने का मतलब है शिक्षण है, जिसे पारंपरिक रूप से भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के रूप में LSRW कौशल के रूप में जाना जाता है। हालांकि ये अलग अलग कौशल नहीं है बल्कि इन्हें एकीकृत तरीके से सीखा जाना चाहिए। ये कौशल कोई अलग अलग कौशल नहीं है, ये इनको हमें एकीकृत
तरीके से भी इनको सीखा जा सकता है। मतलब आप अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, ये सभी कौशल जो है वो एकीकृत रूप से, मतलब एक साथ तरीके भी आप इनको, इस कौशल को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बच्चों में समग्र भाषा विकास का मामला बनाते हैं। जब हम बोलते हैं साथ साथ सुनते भी हैं, लिखते हैं तो पढ़ भी रहे होते हैं। देखिए कौन कौन सी चीजें साथ साथ हो रही है। जब मैं बोल रहा हूं तो बोलने के साथ साथ में मैं सुन भी रहा हूं। यदि मैं पढ़ रहा हूं, यदि मैं लिख रहा हूं तो साथ साथ में मैं पढ़ भी रहा हूं। ये चीजें आपकी साथ साथ चलती हैं। माना कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं तो अंग्रेजी बोल रहा हूं तो साथ में मैं अंग्रेजी सुन भी रहा हूं। यदि मैं अंग्रेजी लिख रहा हूं तो लिखने के साथ साथ में अंग्रेजी पढ़ भी रहा हूं। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि बच्चों का जो समग्र भाषा विकास है ये कैसे होता है, क्योंकि एक के साथ में दूसरी चीज जो है वो साथ में ही चलती है। इससे भाषा सीखने को मिलती है और इनसे क्या होता है कि आप उस भाषा को क्या करते हैं, सीखते हैं। हमारी कक्षा को ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाकर भाषा सीखने को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए, जहां शिक्षार्थियों को भाषाई पहलुओं के बारे में हेरफेर करने और सोचने के लिए वास्तविक जीवन के उद्देश्यों के लिए भाषा का उपयोग करने का समय मिले। शिक्षार्थी दूसरी और विदेशी भाषाओं को व्यवहारिक उद्देश्यों का उपयोग करके सीखते हैं, जिसमें न केवल भाषा का सामाजिक उपयोग बल्कि शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भी शामिल है। हम जो विदेशी भाषा का प्रयोग करते हैं वो व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। व्यवहारिक उद्देश्य का मतलब हमको कहीं पर अंग्रेजी बोलने की जरूरत पड़ जाए तो हम बोल सकें, अंग्रेजी समझने की जरूरत पड़ जाए तो हम अंग्रेजी समझ सकें, लिखने की जरूरत पड़ जाए तो हम लिख सकें। ये हमारे व्यवहारिक उद्देश्य हो जाते हैं। और इसके साथ साथ हमारे जो हैं वो शैक्षिक उद्देश्य भी इसमें शामिल हो जाते हैं। शैक्षिक उद्देश्य का मतलब हम शिक्षा के उद्देश्यों को भी अंग्रेजी की पढ़ाई करके जो है वो पूरे कर सकते हैं। ये आपकी 4.1 और 4.2 यूनिट आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। और आगे आपकी 4.3 यूनिट है। और 4.3 यूनिट जो है वो आपको भी पता है कि इसमें हम अंग्रेजी पढ़ाने के विभिन्न दृष्टिकोण और तकनीकें पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत बड़ी यूनिट है, इसके लिए मुझे आपको एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, नहीं तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए आप आज के लिए आपको इतना ही। और 4.3 है इसको हम अलग से आपको रिकॉर्ड करके अलग वीडियो के अंदर आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखें और समझें, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं है। और आपको मैंने बताया कि हमारा एक नया चैनल है शिक्षा सोपान, ये हमने कंपटीशन की दृष्टि से आपको बनाया है। और इस पर आपकी कंपटीशन से संबंधित सभी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हैं। और आप यहां पर जाकर के और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आपका हमारे ऊपर इतना विश्वास और आपने जो हमारे ऊपर एक ट्रस्ट कर रखा है कि हमारी पढ़ाई यहाँ पर हो सकती है, तो आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।